सोचो एक ऐसा कंपनी जो ओरिजिनली सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट पर रूल करने लगा। ये कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 19th सेंचुरी के मिडिल तक ब्रिटेन को रियलाइज हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में इतना बड़ा देश देना डेंजरस हो सकता है। और फिर एक ऐसा घटना हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश पॉलिसी को हिला दिया, इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। इसी बैकग्राउंड में आया एक हिस्टोरिक लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। आज हम समझेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, 1857 रिवॉल्ट ने क्या इंपैक्ट डाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मेजर प्रोविजंस और इस लॉ के सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस को। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकैप। 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट का एम था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न एंड इफिशिएंट बनाना। साथ ही सिविल सर्विसेज में कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड किया गया। फिर भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी अभी भी पूरे इंडिया को रूल कर रहा था। गवर्नेंस एंड प्रॉफिट के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्लियर दिख रहा था। इसी वजह से सिचुएशन अनस्टेबल बना रहा। चलिए अब बात करते हैं व्हाई दिस एक्ट बिकम नेसेसरी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस सिस्टम इनएफिशिएंट हो चुका था। करप्शन, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्लेंट्स बढ़ रहे थे। ब्रिटेन में भी लोग सवाल पूछने लगे, क्या एक प्राइवेट कंपनी सच में इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कर सकता है? और फिर 1857 में एक मैसिव अपराइजिंग हुआ, जिससे हिस्ट्री में इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। मेरठ से शुरू हुआ ये रिवॉल्ट जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और नॉर्थ इंडिया के कई रीजन्स में स्प्रेड हो गया। इस इवेंट ने ब्रिटिश को दिखा दिया कि कंपनी का कंट्रोल इंडिया पर वीक हो चुका है। साथ ही रिवॉल्ट के दौरान कई जगह कंपनी की अथॉरिटी कंप्लीटली कोलैप्स हो गया था। बहुत से सिपॉयज एंड लोकल रूलर्स ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हो गए। ये सिचुएशन ब्रिटेन के लिए एक वार्निंग था। अगर सिस्टम चेंज नहीं किया गया तो पूरा एम्पायर खतरे में पड़ सकता है। फॉर दिस रीजंस ब्रिटेन में पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक दोनों डिमांड करने लगे कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर होना चाहिए। इसी प्रेशर के रिजल्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट का मेन पर्पस सिंपल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करना और इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाना। इसके बाद इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश मोनार्की का कॉलोनी बन गया। चलिए अब बात करते हैं मेजर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो पहला है एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल रूल कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। कंपनी अब सिर्फ एक कॉमर्शियल एंटिटी रह गया और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। साथ ही पीस इंडिया एक्ट से शुरू हुआ डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी का द एंड हो चुका था, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा है क्रिएशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पावरफुल पोस्ट क्रिएट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर अल्टीमेट अथॉरिटी रखता था। मतलब इंडिया के मेजर डिसीजंस अब लंदन में लिए जाने लगे और इंडिया के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने मिस्टर एडवर्ड स्टैनली। तीसरा प्रोविजन था काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स का काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया। ये काउंसिल एडवाइजरी रोल में था। इसका काम था इंडिया रिलेटेड पॉलिसीज पर कंसल्टेशन देना, लेकिन फाइनल डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही होता था। फोर्थ प्रोविजन है गवर्नर जनरल बिकेम वाइसरॉय। इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का रोल भी चेंज हो गया। अब वो सिर्फ कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिश मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, जिसे वाइसरॉय कहा गया। इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय था मिस्टर चार्ल्स कनिंग। फिफ्थ प्रोविजन था कंट्रोल ओवर द इंडियन आर्मी। 1857 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश समझ गया था कि आर्मी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडियन आर्मी का कंप्लीट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर दिया गया। आर्मी रिस्ट्रक्चरिंग भी स्टार्ट हुआ ताकि फ्यूचर रेबेलियंस प्रिवेंट किए जा सके। और सिक्स प्रोविजन था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट सुपरविजन में आ गया। इसका मतलब था कि इंडिया की इकोनॉमी और टैक्सेशन पॉलिसीज भी लंदन के कंट्रोल में आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट भी हुआ। ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया ने 1858 प्रोक्लेमेशन इशू की, जिसके डिसीजंस इंडियंस को इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1858 को अनाउंस किया गया। इस प्रोक्लेमेशन में प्रॉमिस किया गया इंडियंस के रिलीजन्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सब सब्जेक्ट्स को लॉ के अंडर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इंडियन रूलर्स के राइट्स रेस्पेक्ट किए जाएंगे और हाँ, अब से ब्रिटिश कोई भी फोर्स टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं करेगा, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडी अलायंस पॉलिसी खत्म। ये प्रॉमिसेस ब्रिटिश रूल को स्टेबल बनाने के लिए दिए गए थे।
चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के बाद इंडिया में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ ब्रिटिश राज। 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहा। इस लॉ के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज हो गया। मेजर डिसीजंस लंदन में लिए जाते थे और इंडिया में इंप्लीमेंट होते थे। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो गया और ब्रिटिश ने ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया। सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाया गया। इसका मेन एम था फ्यूचर रिवॉल्ट्स को प्रिवेंट करना। चलिए अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट में इंडियंस को गवर्नेंस में ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं दिया गया। डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स के कंट्रोल में था। पावर का मेजॉरिटी पार्ट लंदन में कंसंट्रेट हो गया था। इसी वजह से इंडियंस के लोकल इश्यूज को समझने और सॉल्व करने में कई बार डिलेस एंड प्रॉब्लम्स होता था। इवन दो एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन के अंडर में आ गया, पॉलिसीज का मेन फोकस अब भी ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ही था। इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी के रूप में ही ट्रीट होता रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ने इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। इसने कंपनी रूल को खत्म करके क्राउन रूल स्टार्ट किया और इसी से ब्रिटिश राज का एरा शुरू हुआ। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम अब भी बाकी था। इंडियंस को गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेक्स्ट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में समझेंगे ब्रिटिश ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया और क्या इंडियंस को एक्चुअल पावर मिला या नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।